Hello, good afternoon. Namaskar, all the participants. Today we will see the topic of welding defects. Before start the topics, once again, I will introduce myself. My name is Raghunath Varude, working in NSTI Mumbai as a welding occasional instructor, VI. Okay. So we'll start the today's topics. Today's our topic is welding defects. वेल्डिंग में आने वाले दोष जिसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स, अभी डिफेक्ट्स बोलते हैं, फॉल्ट इन वेल्डिंग बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं या फ्लॉज इन वेल्डिंग बोलते हैं। अलग अलग शब्द है एक ही नाम के, लेकिन इन्हें अलग अलग इसमें लिया गया हुआ है। ओके, सो यू विल रीड समवेयर एज अ फ्लॉज, यू विल रीड समवेयर एज अ डिसकंटिन्यूटी, बट द मीनिंग इज नथिंग बट द डिफेक्ट और फॉल्ट इन वेल्डिंग। ओके, हम शुरुआत करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेंगे कि डिफेक्ट्स, इनकी कोई डेफिनेशन होती है, व्याख्या होती है। तो थोड़ा पहले व्याख्या देख लेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। वेल्डिंग में आने वाली जो कमजोरी होती है जिसे हम डिफेक्ट्स बोल देते हैं, बट टेक्निकली अगर डेफिनेशन देखना है कि जो घटक जॉब की 100% मजबूती देने में विरोध करते हैं उसे हम कहते हैं वेल्डिंग के दोष। Those parts are opposed to 100% get the strongness. This is called as nothing but we will call as a defect. मजबूती देने में विरोध कर रहे कुछ घटक से, तो उन घटकों को हम बोलते हैं कि ये है दोष या वेल्डिंग के दोष। अभी वेल्डिंग के दोष का क्लासिफिकेशन किया गया है एज पर द थ्योरेटिकल पार्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट जो बाहर के भाग के ऊपर होते, पृष्ठभाग के ऊपर होते, जिसे हम बोलते हैं बाह्यांगत दोष। और दूसरा जो डिफेक्ट होता है इंटरनल डिफेक्ट, जो जॉब के अंतर्गत होते, जॉब के अंदर होते। सो व्हाट इज द एक्सटर्नल डिफेक्ट? एक्सटर्नल डिफेक्ट्स इज नथिंग बट दोज डिफेक्ट्स विल कम्स ऑन द सरफेस ऑफ बेस मटेरियल और वेल्डिंग जॉब। दैट डिफेक्ट्स वी विल कॉल एज अ एक्सटर्नल डिफेक्ट। जो दोष जॉब के बाह्यांगत भाग के ऊपर आते हैं उन दोष को हम बोलते हैं बाह्यांगत दोष या एक्सटर्नल दोष। ये दोष हमें खुली आंखों से इजीली कुछ डिवाइसेस यूज करके दिखाई देती है, बरोबर। इसलिए एक्सटर्नल डिफेक्ट हमें जॉब जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि कुछ दोष आए क्या, तो उन दोषों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिफेक्ट्स। दूसरा जो हमारा डिफेक्ट्स है वो है इंटरनल। अभी इंटरनल डिफेक्ट्स जॉब के अंतर्गत होते, जॉब के इंटरनल में होते, जो हमें खुले आंखों से नहीं दिखाई देते, बिना टेस्ट किए, बिना डिवाइसेस यूज किए हमें नहीं दिखाई देते, उन दोष को हम बोलते हैं इंटरनल डिफेक्ट। दोज डिफेक्ट्स आर इनसाइड द जॉब एंड वी कांट इजीली सी बाय द नेकेड आईज। दैट डिफेक्ट्स वी विल कॉल एज इंटरनल डिफेक्ट्स। ओके, ये दो मुख्य प्रकार में सारे वेल्डिंग में आने वाले दोष जो है वर्गीकृत किया गया है। अभी इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखने वाली है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दोष क्या होते हैं और दोष के प्रकार कैसे आते हैं या दोष का वर्गीकरण कैसे किया गया है। नाउ वी विल सी द सम पीपीटी सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि डिफेक्ट दिखते कैसे, डिफेक्ट्स होते कैसे वगैरह। ओके, अभी देखिए ये वेल्डिंग डिफेक्ट्स की एक स्केच है या पिक्चर्स है। अभी इन्होंने इनमें थोड़ा सा झूम करते हो, एक लेफ्ट साइड का जो ड्राइंग है उसमें दिखाया है कि अच्छा वेल, गुड वेल और कुछ फैक्ट्रीज की डिजाइन दिखाई कि वहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है और वेल्डिंग होने के बाद हमें कुछ उसके अंदर कुछ डिफेक्ट या दोष दिखाई देते हैं क्या, वो एक पिक्चर बता रहा है। ओके, अभी एक छोटा सा स्केच दिया हुआ है कि एक वेल्डिंग का जॉब है जो बट वेल का ड्राइंग बता रहा है। अभी इनमें अगर आप देखोगे तो नीचे के बाजू में जो एरो दिखाया जा रहा है वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन,
जिस जॉब पे हम वेल्डिंग का काम करते हैं या कटिंग का काम करते हैं उसको बोलते हैं बेस मटेरियल। कुछ वेल्डिंग में थोड़ा सा आपको एक क्रैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेल्डिंग पूरा नहीं हुआ है, उसे हम अंडर फिल बोल रहे हैं। कुछ जॉब में काला जैसा एक चिपका जैसा दिखाई दे रहा है, दैट पार्ट वी विल जस्ट कॉल एज इंक्लूजन। अभी वही नीचे के ड्राइंग में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें दिखाई दे रही पोरेसिटी, हमें दिखाई दिया ओवरलैप। बाजू में हमें जॉब की कढ़ाई की जली हुई दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं अंडरकट। तीसरा, कई पेनिट्रेशन जॉब में कम आया बीच में, उसको बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ऐसा हमें स्केच में ये दिखाई दे रहा। ये दोष के कुछ नाम से डिफेक्ट के प्रकार में से जो आते हैं, सो दीज आर द जनरली कमिंग डिफेक्ट्स इन जॉब्स। अभी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हम जिसे बोलते हैं, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड कॉजेस ऑफ वेल्ड एंड डिफेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखते हैं तो वेल्डिंग डिफेक्ट देखते समय हर एक डिफेक्ट की एक व्याख्या होती है, व्याख्या जिसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। उस डिफेक्ट्स के कुछ कॉजेस होते हैं, किस कारण वो दोष जॉब के अंदर आए उसको बोलते हैं हम कॉजेस। और ये डेफिनेशन एंड कॉजेस ऑफ द वेल्ड डिफेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट because each and every definition, each and every defect have a particular definition is there, particular causes are there, due to that causes the defects has come in our job, so the defects are there. And then second point, solve the problem. Solve the problem is what? If the causes we know, at the same time remedies are there. Remedies मतलब उपाय, जो दोष आए उनको हमें निकालना है, जो दोष आए हमें उसे कम करना है, इनके ऊपर कुछ उपाय है क्या? सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिमेडाइज, उपाय क्या है? सजेस्ट द पॉसिबल रिमेडाइज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल वेल्ड डिफेक्ट्स। हर एक डिफेक्ट का अपना एक कारण होता है, उसी कारण के ऊपर एक उपाय भी होता है जो हर डिफेक्ट के लिए लागू होता है। तो हम अगर वो सही से उसको देखते हैं तो आराम से वो डिफेक्ट हम कम कर सकते हैं या जॉब में आने से बचा सकते हैं आराम से। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव, क्या जो उद्देश्य हम देख रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इनमें बताया है कि परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेविटी ऑफ द वेल्डेड स्ट्रक्चर इन अ सर्विस डिपेंड्स ऑन। अभी ये किसके ऊपर होता है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस और डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब का जो भी कोई आयुष्य है, हम इंडस्ट्रीज में हमारा फैब्रिकेशन का वेल्डर का रोल इतना पक्का है जिसके ऊपर सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड हुई है। हम जो भी जॉब बनाएंगे वो 100% डिफेक्ट फ्री बनाएंगे। अगर उसमें कहीं दोष रह जाएगा तो व्हाट विल बी हैपन, तो उसका लाइफ कम हो जाएगा, समटाइम्स एक्सीडेंट हो सकता है। इन सबको हमें अगर बचाना है तो जॉब का वेल्डिंग होने के बाद चेक करना, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल का वर्क बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट, जॉब के अंदर कहीं वेल्ड में डिफेक्ट तो नहीं है तो वो हमें देखना। एब्सेंस मतलब नो डिफेक्ट, विदाउट डिफेक्टिव जॉब जिसे हम बोलते हैं। नॉट पॉसिबल फॉर द वेल्स टू बी कंप्लीटली साउंड। कभी कभी कुछ चेक किया जाता है कि हमारा जॉब अगर विदाउट डिफेक्ट है, अगर हम उससे साउंड जैसे आवाज लेते हैं तो हमें आवाज से भी पता चल जाता है कि आवाज में कहीं बदल नहीं आ रहा था। आई कैन से द जॉब इज ओके, नो डिफेक्ट इज इन दैट जॉब, बट इज समवेयर द जॉब इन बिटवीन द आवाज जो है, साउंड जो है, वो अगर कहीं धप धप जैसा आ रहा है या कुछ चेंजेस आ रहा है, नॉट कंटिन्यू सेम साउंड वॉल्यूम इज कमिंग, सो वी कैन से समवेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट जॉब। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। Improper welding parameters and wrong welding procedures introduce defects in the weld metal and HAZ. HAZ मतलब heat affected zone। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के कारण हमारे जॉब में दोष आ सकते हैं और वो दोष जॉब के वेल्डिंग के पृष्ठभाग पे आ सकते हैं या जॉब के बाजू में जो हीट अफेक्टेड HAZ जिसे बोलते हैं वो एरिया में जॉब में डिफेक्ट आ सकते हैं। वो सब हम आगे देखते हैं कि हर एक डिफेक्ट उसके कारण वहाँ ये पार्ट, ये टॉपिक, ये पॉइंट वी विल क्लियर देयर। ओके, डिफेक्ट्स इंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जॉइंट। डिफेक्ट की वजह से ऑलरेडी जॉब की ताकत कम है। अगर जॉब को 100% मजबूती आ गई सो द नो डिफेक्ट। अगर जो घटक उसको 100% मजबूती आने में विरोध कर रहे तो हम क्या बोलेंगे, उसको दोष है करके। और डिफेक्टिव वेल्डमेंट
fails under service condition and causes damage to property and loss of human lives। जैसा मैंने बताया कि एक हाथ जॉब जो डिफेक्टिव है या वेल्डमैन जो डिफेक्टिव है, अगर हमने इसको कई सर्विस में उपयोग में ला दिया और वो फेल हो गया, उसके वजह से बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, एक्सीडेंट में से जीवित हानि भी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, इसे हमें बचाना है। ओके, सबको आवाज मेरा आ रहा है? बिल्कुल, शायद मेरा आवाज सबको आ रहा है सर। हाँ, डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग इन्होंने अलग अलग प्रकार के, मैं इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताया था। विल सी प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय हीट और बाय प्रेशर और बाय बोथ यूजिंग द फिलर मेटल टू अचीव अ डिफेक्ट लेस join having the physical properties similar to the parent metals. Dissimilar metals means those that are chemically different, steel, copper, aluminum, etc. Those that are metrologically different, MS, SS, etc. Dissimilar metal imparts the galvanic cell corrosion. Commonly welded base metals are the ferrous and commonly non-ferrous. In ferrous material, we will call as the carbon steel, low, medium or high alloy steels, and non-ferrous मतलब aluminium, copper, manganese, nickel, zinc and their alloys। ये सारे मटेरियल हम वेल्डिंग जब करते हैं तो वेल्डिंग करते समय हमारे पास कौन सा मटेरियल आएगा उसका कोई ये नहीं है कि वी कैन वेल्ड ऑल द मटेरियल्स। ऑल द मटेरियल मीन्स व्हाट? फेरस मटेरियल आई कैन वेल्ड, non-ferrous metal we can weld, alloys metal we can weld. Only we will change at the time of welding process because the process is depend on selection of material। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोग को कि प्रोसेस सिलेक्शन जो होती है वो डिपेंड होती है हमने बेस मटेरियल कौन सा लिया है। चाहे वो 3 कैटेगरी में से हो सकता है, या तो फेरस हो सकता है, या तो नॉन फेरस हो सकता है, या तो अलॉयज हो सकता है। फेरस मटेरियल को वेल्डिंग करना बहुत इजी है। हमारे इंडस्ट्रीज में 60% एंड मोर देन वर्क इज फेरस रिलेटेड, बट बाकी के मटेरियल का भी उपयोग इंडस्ट्रीज में होता है। इसलिए वेल्डर को वेल्डिंग करते समय सारी प्रोसेस का ज्ञान रखना जरूरी है, नॉलेज रखना जरूरी है। और नॉलेज के साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकली हमारे पास में उसका स्किल रहेगा। अगर प्रैक्टिकली स्किल रहेगा तो ऑफकोर्स डिफेक्ट्स आने के चांसेस जॉब में बहुत ही कम होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं रहती है, हम वो वेल्डिंग करते हैं, तो वो टाइम में जॉब में कई डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ओके, so things are there, they just describe here। welding and allied process we will see here। अभी मैंने पहले बताया कि welding process is very important, each and every process has a different types of defects also, the defects are categorized as per the process also, so we will see which process we are using, which process we are implemented at the time of welding, and this process is nothing but the selection of the material also। so here they are just showing the popular process SMAW और MMAW। SMAW मतलब shielded metal arc welding, MMAW मतलब metal manual metal arc welding। we know the full forms, और ये सब फुल फॉर्म्स आप लोग को ध्यान में भी रखना है बिकॉज आप लोग को जुलाई में जो हमारी परीक्षा होने वाली है, एग्जाम होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं आपको फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना बहुत जरूरी है प्रोसेस में। ओके, ये FCW फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, इसके भी डिफेक्ट्स अलग है डिफेक्ट है, लेकिन थोड़ा नाम उनका बदल हो जाता है। टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW हमारा अगले लेक्चर इस प्रोसेस में रहेगा। अगर आप अटेंड करोगे तो ये आप बहुत अच्छी तरह से ये प्रोसेस भी समझ जाओगे और ये प्रोसेस में क्या क्या काम होता है वो आपको इजीली समझ जाएंगे। ओके, मिग वेल्डिंग, मेटल इनर गैस वेल्डिंग, उसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW, मैग वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग और CO2 वेल्डिंग। ये सब नाम मिग, मैग, GMAW, CO2 एक ही प्रोसेस है, बस उसमें क्या बदल हो रहा है, थोड़ा सा गैस का बदल हो रहा है, थोड़ा सा कुछ फर्क सिलेंडर्स में से हो रहा है। SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ESW, EZW इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग वगैरह। तो ये सारी प्रोसेस गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ये तीनों प्रोसेस जो है इसमें क्या है, ऊष्मा तैयार करने के लिए हमने गैस का उपयोग किया हुआ है, और आगे की जो प्रोसेस है वो ऊष्मा तैयार करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का
उपयोग किया है। समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफेक्ट के साथ साथ प्रोसेस का भी नॉलेज ले रहे हैं। इस प्रोसेस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पे देख लीजिए, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, इन प्रोसेस को हम नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में ले लेते हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, these are the non fusion process में लेते हैं। thermochemical welding, thermit welding, atomic hydrogen welding, it comes in the fusion type also, because sometimes the thermit welding दोनों कैटेगरीज में आ जाती है कि मेटल को पिघलाना भी है या मेटल को न पिघला के वही मेटल को पिघला मेटल देके हम वेल्डिंग करते हैं। जब हम प्रोसेस सीखे तब हमने देखा था। then plasma welding, laser beam welding, electron welding, all these are the fusion welding process. Allied process, soldering, brazing and adhesive welding, these are the number of welding process. जैसे हमने प्रोसेस सिलेक्शन किया, उस प्रोसेस से अगर हमने जॉब किया, वो जॉब के अंदर अगर कहीं ना कहीं एक हाथ दूसरा दोष आ जाता है तो वो दोष अगर कॉमन है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर वो दोष हमें नहीं समझ रहा है तो हमें प्रोसेस समझनी पड़ती है और वो प्रोसेस रिलेटेड वो डिफेक्ट को लिया जाता है। सो दीज आर द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वेल्डिंग प्रोसेस मेनली यूज दैट इज विद एमएमएडब्ल्यू। मैंने पहले बताया, हम आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं एमएमएडब्ल्यू वेल्डिंग। ज्यादा तो इंडस्ट्रीज का काम 50% में मोर देन द इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग, इजीली अवेलेबल है, सब लोग काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, मशीन की कॉस्ट होती है, इस कारण इस प्रोसेस का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। एसडब्ल्यू, मिग, मैग, इस प्रोसेस भी इंडस्ट्रीज में हेवी मटेरियल के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। गैस वेल्डिंग का उपयोग थिन मटेरियल के लिए किया जाता है, पतला 1 mm 2 mm का मटेरियल को इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में से थोड़ा सा तकलीफ होता है वेल्डिंग करने को, कठिन जाती है। वही प्रोसेस अगर मैंने गैस वेल्डिंग में ले लिया तो वो जॉब मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। सो देयर we will select the oxidation process, so depends on the thickness of material also and categories of the materials, ferrous or non ferrous also. Thermit welding जो खास करके रेल क्षेत्र में हेवी थिकनेस 100 mm का जॉब 4 इंच 6 इंच, I will not say here the mm, I will say as the inches because the very difficult to measure the thickness of that particular jobs is in the inches. So हेवी जॉब को वेल्डिंग करना है तो थर्मिट वेल्डिंग वहां पे। फ्लैश बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक प्रकार, गैस प्रेशर वेल्डिंग या ब्रेजिंग, नॉन फेरस मटेरियल, दिस सिमिलर मेटल को हम ब्रेजिंग का बहुत ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स आर देयर। वेल्डिंग प्रोसेस यूज ऑन आईआर, इंडियन रेलवेज में क्या किया जाता है वो एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। मैंने पहले बताया सबसे ज्यादा एमएमडब्ल्यू वेल्डिंग करता है, हेवी थिकनेस है तो एसडब्ल्यू वेल्डिंग करता है, और प्रोडक्शन है तो मिग मैग। तो इसने जस्ट कैटेगरीज किया है प्रोसेस वाइज और यूज ऑन आईआर फॉर रिपेयर ऑल रेल कंपोनेंट्स लाइक कोचेस, वैगन्स एंड ब्रिजेस एंड ग्राइडर्स एंड बोगीज ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रो लोको शेड्स। इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने किया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग एमएमडब्ल्यू का उपयोग करते हैं, और फैब्रिकेशन ऑफ ऑल द रेलवे कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस वाज रिप्लेस्ड बाय द मिग मैग एंड एसडब्ल्यू। अभी इन लोगों ने इन रिपेयरिंग वर्क और इसको करने के लिए ज्यादा और छोटा मोटा काम कहीं पे भी करना है तो दे आर अप्लाइंग देयर एसएमडब्ल्यू प्रोसेस। कहीं पे भी छोटा मशीन ट्रांसफार्मर लेके जाके हम वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। बाकी मिग मैग को सिलेंडर ये सब लेके जाना उस तुलना में एसए में डब्ल्यू के तुलना में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के तुलना में थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए रेलवे इज अप्लाइंग ऑल द फैब्रिकेशन वर्क और द आउटसाइड वर्क जनरली दे आर यूजिंग। अगर सब वर्कशॉप में हो रहा है तो दे कैन यूज MIG, MAG और SW also for reclamation and recondition of the worn out। बहुत बार रेलवे में पार्ट खराब हो जाते हैं तो उनको worn out मतलब रस्टेड हो गया निकाल देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज worn out। तो उनको भी वेल्डिंग कटिंग करने के लिए वो लोग वो यूज करते हैं। वेयर द एसडब्ल्यू सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कहाँ पे यूज की जाती है? यूज फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द रेलवे कंपोनेंट्स एंड ब्रिज एंड लाइक दिस फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द वर्न आउट व्हील्स। बड़े बड़े व्हील्स, रेलवे के व्हील्स जो बड़े थे बड़े थिकनेस, मैंने पहले बताया एसडब्ल्यू वेल्डिंग इज यूज फॉर द हेवी थिकनेस, तो वहां पे उसको यूज करते हैं। कास्ट आयरन के जॉब बड़े रहते हैं बिकॉज कास्ट आयरन इज ऑलवेज हेवी थिकनेस जॉब्स, उनको करते हैं। एंड देन द मिग मैग प्रोसेस used for the fabrication of the railway components like bridges, ग्राइडर्स, C&W जो उनका वो फैब्रिकेटर का बोगीज बनाने का वर्कशॉप होता है वहां पे वो सेक्शंस में वो ये सब काम करते हैं।
So they are just showing here the how to weld is here. Welding process used on the this other process का भी उपयोग वहाँ पे किया जाता है. Now we will see the nomenclature of the fillet weld. एक fillet weld कैसा होता है और वो fillet weld को हमें जानकारी लेनी है कि वेल्डिंग करते समय इनको कैसे देखा जाता है. यहाँ पे जो आपकी लेग लेंथ दिखाई दी है, उसके बाद में बॉन्ड लाइन दिखाई दी है, वेल्ड रूट दिखाई दिया है, वेल्ड फेस दिखाई दिया है, टो दिखाई दिया है, थ्रोट दिया है, बेस मेटल डिप्थ ऑफ. अभी ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द वेल्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्हीं पार्ट में तो हम वेल्डिंग करते हैं. इन्हीं पार्ट से तो हमें देखना होता है कि कहाँ लेग लेंथ को धक्का तो नहीं लगा है, कहीं टो ऑफ वेल्ड को धक्का नहीं लग रहा है, कहीं रूट फेस में ज्यादा पिघल तो नहीं रहा है, रूट फेस जल तो नहीं जा रहा है. If these parts are touches by arc at the time of welding, so the defect will comes, and defect is related to the that things only. So first you understand the nomenclature. Nomenclature is nothing but the drawing of the welding joints. तो उसमें कहाँ कौन-कौन से पार्ट को हम क्या-क्या कहते हैं. Okay, so this is the main things are there. Depth of fusion, कितना जॉब फ्यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं depth of fusion. Okay. नॉमेनक्लेचर ऑफ अ फिलेट वेल्ड वी विल जस्ट सी हियर. अभी वो हमने एक जॉइंट देखा, अभी ये जॉइंट है टी जॉइंट का, ये टी जॉइंट का नॉमेनक्लेचर उसका ड्राइंग कैसे बताया है. अभी यहाँ पे देखा तो पेनिट्रेशन आया है क्या, वो जो डॉटेड लाइन दिखा है, हर एक जॉब में रूट तक फ्यूजन होना उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन. अगर रूट तक फ्यूजन नहीं होता है तो हम बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन. सो द फ्यूजन होना बहुत जरूरी है. रूट जॉब के रूट तक दोनों प्लेटा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो प्लेट दोनों जलनी चाहिए, दोनों प्लेट वहां तक फ्यूज होनी चाहिए. जलनी मींस नॉट अ बर्निंग. बर्निंग इज नथिंग बट द व्हेन यू विल गो टू द टच द इलेक्ट्रोड एंड द मेटल विल स्टार्ट टू द फ्रीजिंग और मेटल विल स्टार्ट टू द पिघलना चालू होगा, फ्यूज. सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर. टो ऑफ वेल्ड, कॉन्वेक्स, फ्लैट, टो. एक छोटी सी ड्राइंग में इन सारे शब्दों का हमें देखना होता है कि टो ऑफ वेल्ड क्या है, बीड अंतर्वक्र आई है या बहिर्वक्र आई है, कॉन्वेक्स टाइप आई है, फ्लैट है, और जो दोनों पॉइंट वन बेस मटेरियल और दूसरा बेस मटेरियल इन दोनों को ज्वाइन करते हैं वो टो ऑफ वेल्ड कहाँ पे आया है. सो ये हमें सारी चीजें देखनी होती है. तो दिस इज द nomenclature is also very important part here in drawing. Now we will see the welding defects जो मेन है, लेकिन इसका सारा पार्ट्स हमें देखना बहुत जरूरी है कि जिस कारण जहां आ रहा है किसके कारण आ रहा है. तो वो वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं. Welding defects is the weld can be defined as the irregularities in the weld material. Irregular, एक सरी का वेल्डिंग जॉइंट नहीं आया, एक सरी का नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं तो उसके अंदर तकलीफ है, उसी को बोलते हैं हम irregularities. Metal produced due to the incorrect welding parameters. वेल्डिंग करते समय हमने कुछ तो गलतियां की है, कुछ तो पैरामीटर सही से सेट नहीं किए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनकरेक्ट पैरामीटर और wrong welding procedure or wrong combination of the filler metals is very important. डिफेक्ट आने के लिए बहुत से कारण होते हैं, जिन कारणों से डिफेक्ट आया. कुछ डिफेक्ट ऐसा होता है कि हम कारण ढूंढते रह जाते हैं लेकिन कारण मिलता ही नहीं है. वेरी डिफिकल्ट टू सर्च द व्हाट इज द रीजन एंड दैट रीजन दिस डिफेक्ट्स कम्स इन जॉब. बिकॉज कॉमन रीजन रहेगा तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते, डिटेक्ट कर पाते, लेकिन रीजन हमें अगर समझ नहीं पा रहा है, व्हाट कॉजेस वहां पे आए, जिन कारणों की वजह से अगर वो नहीं समझ रहा है तो हमें उसको ढूंढना पड़ता है. सो द कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पैरामीटर, it can simply be defined as defect introduced during the welding beyond the acceptance limit that can cause a weld to fail. इन्होंने एक भाषा में दिया है कि अगर वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है तो वो जॉब दोष मुक्त है, अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं है तो वो जॉब फेल है. मैंने वही बताया कि जॉब अगर स्वीकारने के लायक है मतलब 100% स्ट्रेंथ है, अगर स्वीकारने के लायक नहीं है मतलब कुछ घटक उसके अंदर में तकलीफ देने वाले. सो थिंग्स आर देयर. A defect does not allow the finished joint to withstand the required strength. ये देखो same definition there also. Simple definition you keep it in mind. जो घटक जॉब को 100% मजबूती देने में विरोध करते हैं उसे दोष कहते हैं. तो ये थोड़ा सा आप कॉमन ध्यान में रखना हिंदी इंग्लिश में. Failure due to the welding defects on percentage of age basis according to the American Society of very important mechanical engineers. ये ASME बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि ASME का फुल फॉर्म क्या है. खास करके CITS के जो स्टूडेंट्स है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो है, इन्हें एग्जाम में आता है कि
AWS क्या होता है, ASME क्या होता है वगैरह इनका, तो इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ASME ने वेल्डिंग डिफेक्ट कॉजेस आर ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ 40% कोर प्रोसेस कंडीशन। प्रोसेस में कई दिक्कतें आई है या ऑपरेटर एरर, खास करके वेल्डर में दोष है, 32% वेल्डर को उन्होंने दिया हुआ है, 12% उन्होंने रॉन्ग टेक्निक को दिया हुआ है, 10% इनकरेक्ट कंज्यूमेबल, जो हम कंज्यूमेबल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड सही नहीं है, फिलर मेटल सही नहीं है, या बैड वेल्ड ग्रूव, या उन्होंने 5% दिया है, बहुत कम चांसेस रखा है कि हमने ग्रूव बराबर नहीं किया, वी बनाने को बोला था 60 डिग्री होना था, बिवेल बोला था 45 डिग्री होना चाहिए था, या यू बना था, whatever the degree they are showing on that picture, that's drawing, if we are not prepared as per the drawing, grow on that edge material, so sometimes this is also one reason to bring the defect in that particular jobs हो सकता है। so this is very important, what is the ASME says कि ज्यादा से ज्यादा जो है 41% हम प्रोसेस से रिपेयर होता है और 32% जो होता है वो हमारा वेल्डर की वजह से आता है, क्योंकि वेल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डर को मैंने पहले बताया कि अगर स्किल आना है तो स्किल के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि वेल्डर को वेल्डिंग करने को अच्छे से आना चाहिए। सो presence of welding defects actions, what should be the done when the welding defects are detected? अगर डिफेक्ट मिल रहे तो हम क्या करते हैं, वन शुड रिजेक्ट द आइटम्स एंड पुट देम टेम्परली ऑन होल्ड। सपोज मिल गया जॉब तो उसको रिजेक्ट कर देते और साइड में रख देते। वन शुड डिटरमाइन द कॉज एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड द फ्यूचर रीऑकरेंस। कुछ लोग क्या करते, चलो डिफेक्टिव जॉब मिल गया है तो हमें इसको रिपेयर करने को आता है क्या, आगे देखेंगे हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, किसको स्वीकार कर सकते हैं किसको स्वीकार नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑन दिस पॉइंट वो हम देखने वाले। तो करेक्टिव एक्शन कुछ हो सकती है क्या, देन एन ऑथोराइज्ड प्रोफेशनल शुड एग्जाम डिटरमाइन, और वेल्डिंग इंस्पेक्टर is authorized person, welding engineer is authorized person, it is authorized professional, professional means professional, उसको पूरी वेल्डिंग की जानकारी है, उन्होंने वेल्डिंग के जॉब हर दिन वो देखता रहता है, पर जैसे जॉब देख लेते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जॉब में डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट दिखाई दिया तो वो बोलते हैं कि दिस इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस बियॉन्ड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करके दे जस्ट रिजेक्ट इट एंड दे जस्ट स्क्रैप इट बिकॉज ऑफ व्हाट, दे आर अ प्रोफेशनल इन हिज ओन फील्ड, वो अपने फील्ड में बहुत ही जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं। Then an authorized professional should be determined the defects are repairable or not, repairable रहेगा। अभी रिपेयरेबल और एक्सेप्टेंस ये डिपेंड होता है, मैं उसके आगे एक पॉइंट आपको जरूर करूंगा। एप्लीकेशन, जो मैं जॉब बना रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्शन मेरी कंपनीज में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी इंडस्ट्रीज में ले रहा हूँ, वो कहाँ उपयोग में आने वाला है, उसके ऊपर आने वाला लोड क्या है, इसके ऊपर भी जॉब का एक्सेप्टेंस रिपेयरेबल डिपेंड होता है। जनरली कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी, ब्रिज इंडस्ट्रीज खास करके मैं नाम लूंगा, और ऑयल इंडस्ट्रीज, इनमें जॉब ज्यादा तो रिपेयरेबल नहीं रहते, वंस यू कंप्लीटेड इट्स not defective then only accepted, if defect comes there you just reject it, just scrap it। तो एक्सेप्टेंस पॉइंट जो रहता है वो डिपेंड होता है एप्लीकेशन पे, वो भी ध्यान में रखना। एप्लीकेशन मतलब हम जो जॉब बना रहे हैं वो कहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, इफ यस बाय व्हिच प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर मे बी अप्रूव्ड फॉर द रूटीन एप्लीकेशंस। इवैल्यूएशन वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग के दोष कैसे चेक किए जाते हैं, उनको बोलते हैं इवैल्यूएशन। ऑल डिसकंटिन्यूटीज आर नॉट डिफेक्ट, मैं पहले बताया डिसकंटिन्यूटी जॉब के अंदर आने वाले दोष, मैंने पहले बताया डिफेक्ट, ऑल, डिसकंटिन्यूटीज, फ्लॉज, ये सब एक ही है। आर नॉट डिफेक्ट, कुछ जॉब के अंदर छोटे मोटे दोष दिखाई दे रहे हैं, डिसकंटिन्यूटीज दिखाई दे रही है, क्योंकि वेल्डिंग करते हमने पहले देखा कि वेल्डिंग की व्याख्या में इरेगुलरिटीज, व्हाट इज द इरेगुलरिटीज, रेगुलर नहीं है उसको बोलते हैं हम इरेगुलरिटीज। हम बहुत बार बच्चों को भी बोल देते हैं अरे जरा अटेंडेंस महीने में 2-3 दिन एब्सेंट है, रेगुलर नहीं आ रहा है, सो विल जस्ट कॉल एज इरेगुलरिटीज, बट
आगे उसका अगर रेगुलर दिखाई दे रहा है तो हम बोलते हैं नो इट इज अ रेगुलर. सो दिस थिंग्स आर देयर, यू नो. Discontinuities are the rejectable only if they exceed specification required. अगर हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उससे ज्यादा एक्सीड्स है तो वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर है तो हम उसको स्वीकार सकते हैं. रेडियोग्राफिक स्टैंडर्ड यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ वेल डिफेक्ट. कोई भी जॉब जब बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, या आजकल तो सारी इंडस्ट्रीज यही करती है कि हमें कोई ज्यादा तकलीफ फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा है कि हम हर एक वेल्डिंग किया हुआ जॉब का एक एक्सरे करवा ले, रेडियोग्राफी करवा ले. और रेडियोग्राफिक में तो जॉब क्लियर आ जाता है कि तुम्हारे जॉब में दोष है या तुम्हारे जॉब में दोष नहीं है. सो एज पर द IIW, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स है, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम काम करना पड़ता है. वेल्डिंग की जो भी कोई चीज है, वेल्डिंग का जो भी कोई जॉब है, वेल्डिंग का जो भी कोई प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड रिलेटेड है, ये पक्का ध्यान में रखो. हम किस स्टैंडर्ड के अंडर काम कर रहे हैं, हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, सो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें जॉब बनाने पड़ते हैं, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है. सो द IIW विल से समवेयर और ASTM विल से द समवेयर. Acceptance standards vary with the service requirements. Acceptance standards मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन पे डिपेंड्स है, स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड्स है. अगर इस IIW ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ASTM ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वेरी है, उनके कुछ पॉइंट्स अलग है, वो उनके पॉइंट के हिसाब से चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि यही चल जाएगा. तो इसलिए हम जो जॉब बनाते हैं वो डिपेंड रहता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से. ओके, कीप इट इन माइंड दिस आल्सो. We will just see the IIW standards. IIW में 5 स्टैंडर्ड्स उन्होंने किया हुआ है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड. ऐसा उन्होंने एक जोन तैयार कर दिया है कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड जोन. इसमें से हमें उसको देख लेते हैं. अभी उसको देखते थोड़ा सा. व्हाट इज द ब्लैक? A homogeneous weld or a weld with a few small scattered gas cavities. एक अच्छा मजबूत होमोजेनियस जॉब बना हुआ है, बॉन्डिंग पैक है. उस जॉब को अगर बना हुआ है उसमें अगर छोटी मोटी कैविटीज आ गई है तो उसको बोलते हैं ब्लैक. ब्लू, वेरी स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम होमोजेनिटी इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स. अभी उससे थोड़ा सा आगे चला गया. ब्लैक तो वैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर कुछ ब्लू में आ रहा है तो उन्होंने क्या बोला, छोटी सी कैविटीज आ गई है, एक हाथ पिन होल्स आ गए, वी विल कॉल एज अ कैविटी. स्लैग इंक्लूजन वी विल कॉल एज अ कैविटी. बट द कैविटी व्हिच टाइप ऑफ कैविटीज आपकी जॉब में आई वो हमें देखना बहुत जरूरी है. श्रिंकेज, जॉब को डिस्टोरेशन होना उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज. जॉब वेल्डिंग करने से पहले बिल्कुल सीधा दिख रहा था, वेल्डिंग के बाद जॉब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जॉब का एंगल बदली हो गया, जॉब का शेप बदली हो गया, वी विल कॉल एज अ श्रिंकेज. ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो जॉब फिट नहीं रहेगा, और फिट नहीं होगा मतलब क्या, अगर हम उसको और सीधा करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वेल्डिंग क्रैक विल कम देयर बिकॉज चांसेस टू ब्रोकन इन अ वेल्ड मटेरियल. सो द श्रिंकेज, स्लैग इंक्लूजन, अंडरकट, वी विल सी. आगे देखते हैं. व्हाट इज द गेरिंग? Slight variation from the homogeneity in the form of one or more of the following defects, that is the gas cavity, shrinkage cavity, slag inclusion, undercut, incomplete penetration. These things are they just show here in the green. And then we will see as a brown. What is the brown? Mark deviation from homogeneity in the form of one or more of the following defects. गैस कैविटी हो सकती है, श्रिंकेज हो सकता है, स्लैग इंक्लूजन होता है, अंडरकट हो सकता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, लैक ऑफ. ये दिस ऑल ऑफ दिस द डिफेक्ट्स नहीं है, ऐसा ध्यान में रखो कि ये डिफेक्ट क्या क्या है. हम आगे देखते हैं. ये सारे डिफेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं इनके जॉब में अगर दिखाई दे रहा है तो वो कैटेगरी को उन्होंने बोलते हैं इस ब्राउन कैटेगरी. और रेड कैटेगरी में उन्होंने लिया हुआ है ग्रॉस डेविएशन, बहुत ज्यादा है, डेविएशन बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं ग्रॉस डेविएशन फ्रॉम होमोजेनिटी इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स. एक ही जगह पे एक ही बाजू में कहीं ना कहीं इनमें से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसको क्या क्या आ रहा है, फिर कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कॉमन डिफेक्ट्स रहते हैं जो वेल्डिंग में आते रहते हैं, गैस कैविटी, श्रिंकेज, स्लैग इंक्लूजन, अंडरकट, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और क्रैक. यही डिफेक्ट है जॉब के साथ साथ आते रहते हैं. अगर ये एक ही जगह पे है तो उसको उसने रेड जोन में लिया हुआ है IIW में. व्हाट इज द ASTM से, American Society of Testing Material, specify the welding defects levels as per the 39 in वॉल्यूम सेकंड उन्होंने दिया हुआ है. हर एक स्टैंडर्ड्स के वैल्यू है. हम जब आगे सीटीआई के सिलेबस में देखेंगे कि
स्टैंडर्ड्स, अभी स्टैंडर्ड्स में हर के स्टैंडर्ड्स और वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसके वॉल्यूम्स और उसके रूल्स, एक्सेप्टेंस, ये सब उसके अंदर दिए हुए, तो वहाँ पे हम लोग खास करके स्टैंडर्ड्स का पढ़ाई करते हैं। और डिफेक्ट्स नॉट अलाउड, कौन से डिफेक्ट्स अलाउड नहीं होते एज पर द स्टैंडर्ड? जॉब में अगर क्रैक आया हुआ है, जॉब अगर टेढ़ा मेढ़ा श्रिंकेज हो गया है, डिस्टोरेशन आ गया है, नॉट एक्सेप्टेबल। लैक ऑफ फ्यूजन, ये तो कहीं पे भी जॉब पूर्णतः मतलब जॉब का रूट तक फ्यूजन नहीं हुआ है, जॉब में अधूरा ही वेल्डिंग हुआ है, पेनिट्रेशन नहीं दिखा रहा है, तो वो जॉब कभी भी नहीं लिया जाता। लैक ऑफ फ्यूजन जिसे बोलते हैं। बर्न थ्रू, जॉब की पूरी जॉब की कड़ा जल गई है, बर्न थ्रू जिसे बोलते हैं। और एलोंगेटेड पोरेसिटी, जॉब में जगह जगह पे कहीं ना कहीं पोरेसिटी आई गई है, तो भी वो एक दोष है। समटाइम्स डिफेक्ट्स आर अलाउडेड, व्हाट इनकम्प्लीट प्रेशन अप टू द लेवल से, अभी लेवल दिया हुआ है, इस लेवल तक चलेगा, उस लेवल तक नहीं चलेगा, उस लेवल के ऊपर गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा, पेनिट्रेशन यहाँ तक आना ही चाहिए। तो समटाइम्स दिस जॉब कैन बी एक्सेप्टेबल, कैन बी, मे बी, ध्यान में रखना, होएगा ही ऐसा नहीं, अगर वो जॉब कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। स्लैग इंक्लूजन अप टू लेवल 3, जॉब में थोड़ा स्लैग इंक्लूजन है, हम रिमूव कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं और फिर जॉब का एक्सरे ले लेंगे, हो सकता है मे बी। अंडरकट, जॉब की कड़ा जल गई है, मैं उसको वापस रिपेयर करके भर के दे सकता हूँ। पोरेसिटी, चलो कितनी परसेंट में आई है, कहाँ तक अंडर तक गई है, उसको निकाल के अगर पॉसिबल है एट इज विद रिपेयरेबल, उसको मेजर देखा जाता है, तो वो हो सकता है। Classification of welding defects. One of the IIW documents classified all the welding defects in the 6 groups according to their appearance. अभी क्या डिफेक्ट्स होते हैं? क्रैक आ सकता है, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्रैक, क्रैक अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्होंने बोला है ऑल टाइप्स ऑफ क्रैक, सच है क्रैटर, वेल्डिंग के लास्ट में जो दोष आता है इलेक्ट्रॉड की वजह से, उसे हम क्रैटर बोलते हैं। क्रैक, वो हॉट क्रैक्स, कोल्ड क्रैक्स, हाइड्रोजन क्रैक्स वगैरह भी होते हैं, हर अलग प्रकार का क्रैश होता है, ये सारी को एक क्रैक्स में ले लिया। कैविटीज, कैविटीज में ब्लो होल्स हो सकता है, पोरेसिटीज हो सकती है, श्रिंकेज हो सकता है, छोटे छोटे पाइप होल्स हो सकते हैं, दिस ऑल आर द कैविटीज। इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑन पेनिट्रेशन, that is by the lack of fusion, lack of penetration, these things are there. Classification of the welding defects. Solid inclusion includes slag, material, oxide, tungsten, wagon, crack, etc. Solid, हम जो मटेरियल लिया हुआ है, पिलर रॉड लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है, उसके वजह से जॉब के अंदर अगर कुछ डिफेक्ट्स आ रहा है और उसको हम बोलते हैं सॉलिड। इम्परफेक्ट शेप, अंडरकट, अंडरफील, overlap, excessive penetration, improper bead shape, और miscellaneous defects includes as a strike, excessive spatter, rough surface, uneven ripples, इनको भी उन्होंने लिया हुआ है। ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ऑल द डिफेक्ट्स आर विजुअल डिफेक्ट्स और सरफेस वेल्ड डिफेक्ट्स और एक्सटर्नल डिफेक्ट। हमारी व्याख्या के अनुसार जॉब के पृष्ठ भाग पे दिखाई दे रहे, खुली आंखों से दिखाई दे रहे वो डिफेक्ट कौन से? सरफेस क्रैक्स, ओवरलैप्स, अंडर कट्स, अंडर पील्स, एक्सेसिव पेनिट्रेशन, सरफेस पोरेसिटी, एक्सेसिव स्पैटर, आर स्ट्राइक, ये सारे डिफेक्ट्स हमें जॉब के ऊपर दिखाई देते हैं। हिडन डिफेक्ट्स और सब सरफेस, जॉब के अंदर है, सरफेस के ऊपर नहीं है, हिडन है। लैक ऑफ फ्यूजन, हमें अंदर कितना बार रन मारा लेकिन फ्यूजन हुआ नहीं पता नहीं है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, नीचे तक पेनिट्रेशन आया नहीं आया देखना पड़ेगा। सब सरफेस ब्लो होल्स, जॉब के अंदर और कुछ ब्लो होल्स आए हुए क्या, पिन होल्स आए हुए क्या, जॉब के अंदर भी जॉब कोई कैविटीज में कोई श्रिंकेज आया क्या, स्लैग इंक्लूजन, दीज आर द इंटरनल डिफेक्ट्स। अभी एक क्रैक देखते हैं। अभी इन क्रैक को में अपियर कहाँ कहाँ आ सकता है, आपको देख रहे हो जॉब में, एट द रूट, एट द मिडल और सरफेस और सब्सटेंस, यहाँ पे वो कहीं पे भी आपको आ सकता है करके उन्होंने बताया हुआ है। एक क्रैक, जॉब के अंदर एक तड़ा जाना, वेल्डिंग करने के बाद जॉब के अंदर कहीं क्रैक आ गई, दरारी आ गई, तो हम उसे बोलते हैं क्रैक करके। तो ये यहाँ इतनी जगह में कहीं पे भी वो क्रैक आ सकता है, उन्होंने यही बताया हुआ। मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, सबसे जॉब के अंदर आने वाला ज्यादा से ज्यादा अगर डिफेक्ट होगा तो क्रैक, और जॉब में क्रैक आएगा तो वो जॉब जनरली एक्सेप्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। मे बी माइक्रोस्कोपिक और अलग अलग
इसमें से उसे चेक भी किया जाता है, हम इसमें चेक्स में देखेंगे। क्रैक्स, अभी लॉन्ग क्रैक्स इन एचजेड, उन्होंने एक पिक्चर दिखाया, देखो आपको वेल्डिंग बीड्स है, वेल्डिंग बीड्स के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ आपको एक क्रैक। ओके, सो दिस इज द क्रैक्स। उन्होंने कारण दिए हुए, क्रैक्स क्यों आता है जॉब के अंदर? पुअर डक्टिलिटी ऑफ बेस मटेरियल, बेस मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें डक्टिलिटी के गुणधर्म नहीं है, हाई कार्बन का परसेंट है, तो उस कारण भी हो सकता है। हाई कॉन्ट्रैक्शन, बहुत वेल्डिंग करते समय जॉब के ऊपर स्ट्रेस आ गया, तान आ गया, उसके कारण हो सकता है। इलेक्ट्रोड विथ हाई हाइड्रोजन कंटेंट, जो अपने इलेक्ट्रोड यूज किया अगर हो सकता है उसमें हाइड्रोजन का भी परिमाण ज्यादा हो सकता है। ये हो गए उसके कॉजेस। उसके रिमेडीज उन्होंने दिया है, जॉब को वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग करना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया। आपको रेशो मैग्नीज और सल्फर का रेशोज, MnNS का रेशोज आपको चेक करना है। लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड आपको यूज करने हैं। अवॉइड रैपिड कूलिंग, सबसे बड़ा, अगर आपको क्रैक से बचना है, क्रैक को बचाना है जॉब्स को, तो अब एक काम करना है, गर्म हुआ जॉब खुली हवा में ठंडा करो, अगर पॉसिबल है तो सैंड में रख दो, लेकिन कभी भी गर्म जॉब पानी में डुबाना नहीं है। डोंट क्वींस द जॉब इन वाटर, क्योंकि इतना गर्म जॉब तुरंत आप पानी में डाल देगा तो चांसेस टू क्रैक 100%, तो ये क्रैक आ सकता है। सो हॉट क्रैक, कोल्ड क्रैक वगैरह उसमें से वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो कुछ हॉट क्रैक्स के ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से क्रैक जॉब के अंदर आते हैं करके। हॉट क्रैक, वो हॉट क्रैक के कारण हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन वेल्ड मटेरियल, लो वेल्ड डक्टिलिटी, टू हाई वेल्डिंग करंट, अलग अलग कारण है। एक कारण कभी भी एक दोष को नहीं होता है, लेकिन एक दोष को 2 या 3 कारण ऐसे होते हैं कि उन्हीं कारण के वजह से, उन्हीं रीजन की वजह से वो जॉब में वो दोष आया है। अगर हम वेल्डिंग करते उन रीजन को, उन कॉजेस को ध्यान में रखते और उनके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो हम 100% क्रैक को बाहर निकाल के रख सकते, नहीं आने दे सकते। भाई हॉट क्रैक उन्होंने दिया हुआ है कि क्या प्रिवेंटेशन ले जाए। कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड यूजिंग द फिलर मेटल विद द प्रॉपर कॉम्पोजिशन टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जॉब के अंदर की तान शक्ति में कहीं फर्क नहीं होना चाहिए वेल्डिंग करते समय। अगर तान शक्ति में अंदर वेल्डिंग में जब हम वेल्ड करते हैं, जॉब का टेम्परेचर बढ़ता है, जॉब के अंदर का कंटेंट्स में चेंजेस होता है, सम स्ट्रेसेस विल बी फॉर्म एंड द स्ट्रेसेस विल ट्राई टू कम आउटसाइड ऑफ द जॉब्स एंड व्हाट विल द हैपन इन बिटवीन द one line will be formed and that line we will just call as a crack. So things are there. Preheat, वेल्डिंग करते समय जॉब को प्रीहीट करना जरूरी है, वो हीट भी कुछ जॉबों में जरूरी होती है क्रैक से बचने के लिए। So they just show the cold crack and cracks. They just show the figures of the cold cracks here and the causes are there. अभी सबके जॉब में आने वाला एक कॉमन दोष है जिसे हम बोलते हैं क्रैटर। वेल्डिंग करने के बाद लास्ट में या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड खत्म होता है, जो अंडाकृति आइसोमेट्रिक जैसा शेप आता है वेल्डिंग बीड्स में, उसको हम बोलते हैं क्रैटर। हर एक का आता है। इलेक्ट्रोड खत्म होने के टाइम में वो वेल्डिंग बीड जरा सा अलग तरीके से दिखाई देता है। रिपल्स आर नॉट लाइक अ सेम, नॉट ए यूनिफॉर्मिटी इज देयर, सो दैट शेप वी विल जस्ट कॉल एज अ क्रैटर। A depression left in weld metal where the arc was broken or the flame was removed or electrode was changed. इस कारण से वो आता रहता है। There are a hot cracks also occurs at the cracks also. इस शेप आपको दिखाई दिया है। इन शेप में, इस मटेरियल में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है। सो द क्रैटर से आपको बिल्कुल बचना है। क्रैटर रिमूविंग फैक्टर्स आगे है उसके। What are the causes? The center of whirlpool becomes solid before the outside, pulling the center apart during the cooling. आर्क ब्रेक करने की जो पद्धत है वो अगर आप सीख लोगे, इलेक्ट्रोड को अगर आप 90 डिग्री में लास्ट में उठा के थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप उठाएंगे तो आप 90% क्रैटर को बचा सकते, क्रैटर नहीं आएगा आपके जॉब में। सो द क्रैटर अगर आपको रिमूव करना है तो आपको आर्क ब्रेक करने की पद्धत पहले सीखनी है। हाई करंट होए तो वो भी एक कारण उसके अंदर हो सकता है कि उसके वजह से वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इलेक्ट्रोड एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट। प्रिवेंटेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द फिलिंग करैक्टर बाय स्लाइटली कॉन्वेक्स शेप और प्रायोर ब्रेकिंग द वेल्डिंग आर्क, वही उन्होंने दिया हुआ है। मे बी अवॉइड थ्रू द इम्प्रूव वेल्डिंग स्किल।
रिमूव द वेल्डेड यूजिंग अप्रोप्रिएट। और एक ध्यान में रखना, हम क्रैटर को निकाल सकते हैं, हम क्रैटर को भर सकते हैं। क्रैटर एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में काफी स्टैंडर्ड्स में लिया गया है। ओके। पोरेसिटीज, अभी ब्लोज, porosity is a group of small voids, whereas the blowholes are comparatively bigger holes or cavity cause entrapment of the gases. वो कौन से CO2 हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्रॉम द कोटिंग इंग्रेडिएंट्स इन द इलेक्ट्रोड। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। पोरेसिटी मतलब जॉब के वेल्डिंग बीड्स के ऊपर एक ही जगह पे बारीक बारीक कैविटीज का एक समूह, उसको हम बोलते हैं पोरेसिटी। पिन होल जैसे बारीक बारीक एक ही ग्रुप में आ गए, एक ही बंच में आ गए, उनका समूह आ गया, ग्रुप आ गया, तो उनको हम बोलते हैं पोरेसिटी। पोरेसिटी कैन ऑकर एंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वेल्ड, वेल्डिंग के बाजू में आएगा। पोरेसिटी इन द वेल्ड ऑफ एचएजेड में लीड टू द क्रैकिंग। अगर वो कहीं जॉब के लास्ट में एचएजेड पे आ जाएगा तो जॉब क्रैक भी हो सकता है। ईयर आपको पोरेसिटी और ब्लोज के उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाया। अगर आपको जॉब में देखते हैं तो देखो पोरेसिटी कैसी दिखाई दे रही, बारीक बारीक गैस कैविटीज, बारीक बारीक होल्स, और उनको हम बोलते हैं पोरेसिटी। कुछ ब्लो होल्स उन्होंने दिखाया है। नंबर ऑफ ब्लो होल्स आर कम्स इन वन प्लेस, दैट वी विल जस्ट कॉल एज पोरेसिटी। एक सिंगल होल आएगा तो वी विल कॉल एज अ पिन होल, और पिन होल से थोड़ा बड़ा है तो वी विल कॉल एज अ ब्लो होल्स। ओनली द चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द cavities, and just we will just classify it as a pinhole or blowholes or sometimes slag enclosure. Okay, understand? I think blowholes के कारण उन्होंने दिया हुआ है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड कंटेंस contaminated with the high sulfur and carbon, atmospheric gases। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लोहोल्स या पोरेसिटी जॉब के अंदर आने का, आपका सील्डिंग सही से नहीं है, इलेक्ट्रोड खराब हो गया है, गैस की सील्डिंग कमकुवत हो गई है, वीक है, तो ये कारण से ये ब्लैक पोरेसिटी और ब्लोहोल्स आपके जॉब में आ सकते हैं। बाहर के वातावरण के गैसेस आपके वेल्डिंग के अंदर अगर आ रहे हैं, if atmospheric gases are interrupted in your fusion material or puddle area, so the defect chances are there, nothing but that। लॉन्गर आर्क में यूज किए जॉब को खास सॉलिडिफिकेशन मेथड है, तो उस कारण हो सकता है। प्रिवेंटेशन क्या कर सकते हैं आप, क्रिएट करो, मेंटेन द प्रॉपर आर्क लेंथ। हमारा पूरा वेल्डिंग, हमारा पूरा डिफेक्ट अगर किसी पे निर्भर है तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ में अगर गड़बड़ की तो समझ लेना जॉब में डिफेक्ट आ गए। अगर आर्क लेंथ में डिफेक्ट, अगर आर्क लेंथ में आपने कहीं गड़बड़ नहीं की तो जॉब में डिफेक्ट नहीं आएगा पक्का। So arc length is very important point. Use a recommended procedure for the backing and storing the electrodes, clean joint surfaces and adjacent surfaces. अंडरकट, जॉब की कड़ा जलना उसको हम अंडरकट बोलते हैं वेल्डिंग करते समय। और डिफेक्ट दैट अपीयर एज अ ग्रुप फॉर्म इन द बेस मटेरियल BM adjacent to a toe of weld along the edge of the weld and let unfilled by the weld metal। वेल्डिंग के बीड्स के बाजू में अगर जॉब के कड़ाई जल गए तो हम उसे जनरली बोल देते हैं अंडरकट आया हुआ है। जनरली लोकेटेड पैरेलल टू द जंक्शन ऑफ द वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल ऑफ द टो के बाजू में ही दिखता है। ओके, रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल थिकनेसेस। देखो ये अंडरकट आपको दिखाई दे रहा है, जॉब की कड़ा, जॉब की बाजू की कड़ा, ये ड्राइंग में हमें दिखाई दे रहा है कि जॉब की कड़ा गई। और ये इसके कारण उसने अंडरकट के कॉजेस हाई वेल्डिंग करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। वेल्डिंग करंट अगर ज्यादा है अंडरकट आएगा। इलेक्ट्रोड का डाया टो ऑफ वेल्ड अगर थोड़ा ज्यादा रख दिया है, टू लार्ज इलेक्ट्रोड डाया यूज किया तो भी हो सकता है। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल, ये भी एक रीजन है। वेल्डिंग करते समय 60-70 डिग्री नहीं है और एंगल कोई चेंज हो रहा है, चांसेस टू कम। लॉन्ग आर्क लेंथ है, पक्का आपकी जॉब की कड़ा चल जाएगी, बिकॉज द लॉन्ग आर्क लेंथ वी आर यूजिंग फॉर द कटिंग द मटेरियल, और अंडरकट इज नथिंग बट द कट ऑफ द मटेरियल्स। प्रिवेंटेशन, यूज दिस कैन बी वेल्डिंग करंट फॉर द, जैसे इलेक्ट्रोड का बॉक्स के ऊपर दिया रहेगा कि इतना इलेक्ट्रोड डाया का है, इतना करंट ले लो, आप अंडरकट सेव कर सकते हैं।
एडजस्ट द इलेक्ट्रोड एंगल टू फिल द अंडरकट एरिया, करेक्ट द ट्रैवल स्पीड, वेल्डिंग करते समय आर्क लेंथ सही रखना चाहिए, आपका स्पीड सही होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओवरलैप्स, अभी एक कभी कभी हो जाता है कि जॉब ओवरलैप हो जाता है, वेल्डिंग के बिट्स की संख्या बढ़ने के कारण ये ओवरलैपिंग फॉर्म होती है। अभी ये ओवरलैप कोई ज्यादा ये नहीं है, ये वेल्डर की वजह से हो जाता है ओवरलैप जॉब। जहां जॉब के ऊपर 2 रन की जरूरी, 3 रन की जरूरी, यार वो 4-4 5-5 रन अगर इलेक्ट्रॉन आया बढ़ा दिया और दे दिया तो जॉब विल चांसेस टू द ओवरलैप्स। ओके, दिस आर द ओवरलैप। करंट टू लो, करंट कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मटेरियल बढ़ जाएगा, चांसेस टू ओवरलैप। टू लार्ज डिपोजिशन, मैंने बताया कि आपकी वेल्डिंग रन की संख्या, मेटल डिपोजिशन रेट इज वेरी हाई। वेरी हाई मतलब एरिया को उतना ही चाहिए और आपने बहुत ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट कर दिया, सो द चांसेस आर देयर। लॉन्ग आर्क एंड स्लो आर्क ट्रैवल स्पीड, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, यूज द प्रॉपर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर द थिकनेस। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, जॉब का रूट तक फ्यूजन नहीं होना, उसको हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अभी ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन जॉब को किस कारण आता है कि गैप सही नहीं है, इस कारण भी आ सकता है। और जब हम पेनिट्रेशन आने के लिए पहला रूट रन मारते तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन सही से सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। रूट गैप टू स्मॉल, पेनिट्रेशन आने के लिए गैप चाहिए, गैप नहीं रहेगी तो पेनिट्रेशन आएगा ही नहीं, सो द गैप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाई वेल्डिंग स्पीड, ज्यादा वेल्डिंग स्पीड कर लिया आपने, जॉब पिघलेगा नहीं। लो हीट इनपुट, जॉब के अंदर आप इलेक्ट्रॉन नहीं पिघल रहा और आप चल रहे, लो हीट इनपुट हो गया। टू लार्ज इलेक्ट्रोड आया, हमेशा रूट रन मारते समय कम डाया का इलेक्ट्रोड यूज करना चाहिए। एक बार पेनिट्रेशन रन हो गया, रूट रन हो गया, देन यू कैन चेंज द, थोड़ा सा बड़ा डाया का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। सो द प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Proper heat input, welding speed is important, size of electrode is important. So these are the pictures of the lack of fusions they are showing here, कि lack of fusion कैसे दिखाया देता है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं वगैरह। These are the lack of fusions, ये दोष जॉब में बहुत आते हैं और इसको हमें निकालना है, इनसे हमें बचना है, पक्का ध्यान में रखना वेल्डर ने। लैक ऑफ फ्यूजन, वही लो वेल्डिंग करंट, एक्सेस वेल्डिंग स्पीड, अनफेवरेबल हीट इनपुट, सही से नहीं था, उसके बिल्कुल विरोध में एक्सेसिव पेनिट्रेशन। एक तो पहले पेनिट्रेशन नहीं निकला या इतना ज्यादा पेनिट्रेशन निकला कि जॉब को बहुत पिघला दिया, ये भी एक प्रकार का दोष है। एक्सेसिव पेनिट्रेशन, जॉब के अंदर बाहर अगर पीछे उल्टा करके आप जॉब देखते हैं तो उसमें 5-10 mm तक का जॉब का पिघला हुआ मटेरियल बाहर आ गया, हम उसको बोलते हैं एक्सेसिव पेनिट्रेशन। मेक्स नॉचेस एंड दैट क्रिएट्स द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इट्स अ इकोनॉमिक वेस्ट, पक्का इस दोस्त मतलब हम जॉब को खराब कर रहे हैं। टू वाइड रूट गैप, ज्यादा गैप थी इस कारण ये हो सकता है। टू हाई वेल्डिंग करंट, उसके कारण ये हो सकता है। तो इस कारण से डिफेक्ट में आ सकता है। एक्सेसिव पेनिट्रेशन नहीं आना चाहिए, वो भी उससे हमें देखनी चाहिए। अभी ये CO2 वेल्डिंग का आपको एक जॉब ज्यादा तो जो स्पैटर वाला प्रश्न आता है, आर्क वेल्डिंग में भी स्पैटर आता है लेकिन CO2 वेल्डिंग में भी स्पैटर आता है। आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड जब जलाते हैं तो फ्लक्स जलता है, फ्लक्स जलने के बाद कुछ धातु के बारीक बारीक कण वेल्डिंग बिट्स के बाजू में आ जाते हैं, कभी कभी वेल्डिंग बिट्स के भी ऊपर आ जाते हैं। उस कण को, उस मेटल पार्ट्स को हम बोलते हैं स्पैटर्स। और ये स्पैटर से बचना है तो हमें आर्क लेंथ को कंट्रोल करने को आना चाहिए। So the spatter is also one defect. Metal loss do not form a part of the weld. Excessive spatters unacceptable. ज्यादा आएगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता। अब इस स्पैटर आने का कारण क्या है? एक्सेसिव आर्क करंट, करंट ज्यादा रहेगा तो भी स्पैटर आएगा। लॉन्ग आर्क कर दिया तो पक्का स्पैटर आएगा। आपको मीडियम आर्क यूज करनी है। Improper shielding gas, electrode coated with the improper plugs, damp electrodes, खराब इलेक्ट्रोड यूज किया तो स्पैटर आ सकता है। So the prevention as remedies the correct the welding current for the types and size electrode use can easily be removed either higher or brush or the by washing। हम स्पैटर चिपिंग हैमर की सहायता से निकाल सकते हैं, कभी कभी उसको वायर ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। इंक्लूजन मतलब जॉब के अंदर कई हमारा मटेरियल एज अ
इलेक्ट्रॉन मटेरियल, फिलर मटेरियल, वो अंदर अगर फंस गया है तो उसको बोलते हैं इंक्लूजन। खास करके टिक वेल्डिंग में टंगस्टन का मटेरियल का इंक्लूजन का एक दोष आता है, तो उनको हम बोलते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सॉलिड मटेरियल एंटर अप विद इन द वेल्डिंग मटेरियल, WM वेल्डिंग मटेरियल, बिटवीन द वेल्ड पैसेज बिटवीन द वेल्डिंग मटेरियल एंड बेस मटेरियल। इन दोनों के बीच में अगर कहीं ये फिलर मटेरियल वाला पार्ट अगर ना पिघलते हुए बैठ गया तो हम बोलते हैं उसको इंक्लूजन। हम थोड़ा फंस जाते हैं, देखते हैं इसका आगे का किसका रीजन जो भी है। ये देखो, ये मेटल के कारण पिघले नहीं, प्रॉपर पिघल जाते थे तो वो वेल्डिंग मटेरियल में, बेस मटेरियल में वो बढ़ जाता था, बीडिंग फॉर्म हो जाती है, लेकिन वो सही से पिघला नहीं वहां पे, तो उस डिफेक्ट को हमने बोल दिया इंक्लूजन आया हुआ है। तो दिस आर द एक्सरे फिल्म आपको दिखाई दे रही है, अगर आप देखते हो यू जस्ट सी दिस इज द जॉइंट, दिस इज द वेल्डिंग और दिस इज द एक्सरे, and in this x-ray they are just showing the these dots, the black dots is nothing but the inclusion dots. Okay, so these are the inclusions, these are the inclusions. अभी ये inclusions किस कारण आए, what is the possible causes for the slag inclusions? Nothing but the inadequate cleaning of the weld material between the passes. हर एक बार वेल्डिंग करने के वेल्डिंग हो जाता है, रन हो जाता है, तो हमें उसको साफ सफाई करना जरूरी, स्लैग निकालना, वायर ब्रश करना, कहीं स्लैग तो नहीं बचा हुआ है, वो जरूरी उसके अंदर आ जाता है। टू लार्ज इलेक्ट्रो और इम्प्रॉपर करंट और लॉन्ग आर्स, इस कारण भी स्लैग इंक्लूजन आ सकता है। व्हाट आर द प्रिवेंटेशन? मेंटेन प्रॉपर करंट एंड हीट इनपुट, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वेल्ड, ये इसके अंदर जरूरी है। मेटेलिक इंक्लूजन, वही मेटल की वजह से आने वाला, वही उसी के जैसा ही मेटेलिक इंक्लूजन के आपको ड्राइंग दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने टिक जॉइंट आपको दिखाया, टिक का वेल्डिंग का जॉब आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक मेटेलिक इंक्लूजन का ही पार्ट होता है कि इस कारणों से हमें उस जॉब में दोष आ सकते हैं। आर्क स्ट्राइक, वेल्डिंग करने के बाद जॉब खराब होता है, आर्क स्ट्राइक करने से भी बहुत लोगों को एक आदत होती है कि वेल्डिंग करने के बाद जिस जॉब पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जो हमारा मुख्य जॉब है, उसके ऊपर कभी भी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। यू टेक अ रफ पीस, यू स्टार्ट द आर्क देयर, यू चेक द आर्क इलेक्ट्रोड देयर, बट यू डोंट स्ट्राइक द आर्क ऑन योर मेन जॉब। दिस इज ऑल्सो वन डिफेक्ट। आर्क स्ट्राइक करके हम अपना जो पहला वाला जॉब है उसको खराब नहीं कर सकते। So the arc strike is also one type of a defect there, must be avoid this. वैगन ट्रैक वगैरह, खास करके ये वेल्डिंग के जॉब में जो बड़ा बड़ा लंबा वेल्डिंग किया जाता है तो उसको बोलते हैं वैगन ट्रैक वगैरह के, उसमें वेल्डिंग का जॉब में या वेल्डिंग ट्रैक्स में। बर्न थ्रू, वेल्डिंग करते समय बाजू की पूरी जॉब की कड़ा जल जाती है, उसे बोलते हैं बर्न थ्रू। ये बर्न थ्रू जो है लॉन्ग आर्क की वजह से और हाई करंट की वजह से आने वाला एक दोष है। इन दोषों से हमें मटेरियल या जॉइंट खराब हो सकता है, तो उसको बचना है, उसके लिए हमें अच्छा सा वेल्डिंग करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, और किस कारण आ रहा है उस कारण के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये कारण से ये जॉब में ये दोष आ रहा है। सो द बर्न थ्रू टोटली कंट्रोल कर सकते हैं हम इस डिफेक्ट को, बर्न थ्रू को। श्रिंकेज, डिस्टोरेशन, वेल्डिंग ये ऐसा एक प्रकार है कि बिना उष्मा का हम जॉब नहीं कर सकते। उष्मा देने के कारण जॉब के अंदर और जॉब के बाह्यांगिक भाग में बदल होएगा और जॉब टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, डिस्टोर्शन कंट्रोलिंग मेथड्स यूज करना है, जिग्स पिक्चर यूज करना है, क्लैंपिंग यूज करना है, कुछ प्रीटिंग पोस्ट हीटिंग के मेथड्स यूज करना है, और इस मेथड से हम जॉब को बचा सकते हैं श्रिंकेज होने से, जॉब को टेढ़ा मेढ़ा होने से, जॉब को डिस्टोरेशन होने से हम बचा सकते हैं। तो श्रिंकेज को हम बचाना है, श्रिंकेज से हमें बचना है, तो मेथड्स हमें यूज करना बहुत जरूरी है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ द वेल्डिंग्स, कि ये सारे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हैं, और ये सब वेल्डिंग के डिफेक्ट्स को हमें निकालना है जॉब में से। तो इसके लिए हमें प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसीजर्स, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स और प्रॉपर वेल्डिंग पैरामीटर्स और गाइडलाइंस फॉलो करना है। अगर इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं तो पक्का हमें डिफेक्ट जॉब में नहीं ला सकते, हम जॉब में से डिफेक्ट को निकाल सकते हैं, ये ध्यान में रखना। और हम लोग वेल्डिंग जॉब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जिसे हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड्स में ला सकते हैं। तो मैंने आपका आज का ये जो लेक्चर था वेल्डिंग डिफेक्ट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। वेल्डिंग में आने वाले दोष के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि वेल्डर का सबसे बड़ा रोल रहता है कि जॉब को कहीं भी
डिफेक्ट नहीं है, जॉब को डिफेक्ट फ्री बनाना और डिफेक्ट फ्री ही जॉब हमारा रहना चाहिए। सो तो ये सब देखना हमें बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कतें आती है तो ज़रूर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में ये दिक्कतें समझा सकता हूँ, उस दिक्कतों के ऊपर कुछ ना कुछ रेमेडाइज दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ अस once again. Okay.